जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के शुभ अवसर पर मैं एक नया बैच लेके आया हूं। आप सभी को जैसे कि पता चल गया होगा, तो यहाँ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि आप आईटीआई से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ही यह बेहतर स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की गई है। तो आईटी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इससे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी यहाँ पास कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है। यूट्यूब में बिल्कुल अपलोड वीडियो आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस मैं इलेक्ट्रिकल की मशीन्स के बहुत सारी क्लासेस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ ऑलरेडी, वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करेंगे तो यह मेरा जो ड्यूरेशन चलेगा तो काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि एक एक चीज़ हम समेटते हुए कोई भी चीज़ आपकी छूटने नहीं पाएगी। हम पूरा चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आपका लेवल शून्य होगा तो इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, तो वहाँ से आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें सबसे पहले हमको समझना होता है कि पदार्थ मटेरियल क्या होते हैं। तो जो मटेरियल होता है तो वो अणुओं से, मॉलिक्यूलर से मिलके बना होता है, और जो अणु होता है वह परमाणु से मिलके बना होता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास, आपको हमेशा ही कन्फ्यूजन होता होगा कि परमाणु छोटा है या फिर अणु छोटा है। तो इसमें हम आपको ऐसे समझाते हैं कि आपके पास एक हो गई, क्या यहाँ पास बुक हो गई। ये आपके पास एक बुक है। अब यह बुक जो बनी होती है तो कई पेज से मिलकर बनी होती है। ये बुक कैसे बनी होती है? कई पेज से मिलके बनी होती हैं। इसमें कई पेज होते हैं जो एक बुक मिलके, कई पेज मिलके एक बुक बनी होती है। अब ये जो पेज होते हैं ना, तो इस पेज के अंदर हम जाएंगे तो एक पेज इस प्रकार से जो दिखेगा, तो उस पेज में हमको बहुत सारी क्या दिखेंगी? लाइन दिखेंगी। ऐसे बहुत सारी लाइन दिखेंगी। तो यह कई लाइनों से मिलके एक पेज बनता है। कई लाइनों से मिलके एक पेज बनता है। तो यहाँ पास जो कई लाइन होगी तो वो होगी हमारी, यहाँ पास क्या, कई लाइनों से मिलके एक पेज बनता है। तो इसको हम इधर साइड, दोनों साइड में लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये पदार्थ हो गया, ये पदार्थ हो गया। तो जो पदार्थ होता है वो कई अणुओं से मिलके बना होता है। कई अणुओं से मिलके बना होता है। क्या बना होता है? जो हमारा पदार्थ है। जिस प्रकार से कई पेज मिलके एक बुक बना होता है। अब यहाँ जो पेज होता है तो पेज देखेंगे कई लाइन से मिलके क्या होता है? एक पेज बना होता है। तो यहाँ जो लाइन लिखे होते हैं तो कई लाइन मिलके एक क्या बनाते हैं? पेज बनाते हैं। तो इसी प्रकार से कई परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो कई परमाणु मिलके यहाँ पास बनाएंगे क्या? कई परमाणु, ये परमाणु हो गया, कई परमाणु मिलके अणु को बनाते हैं। तो यहाँ पास जो लाइन हो गई, अब लाइन ये हो गई हमारी क्या? लाइन। पेज हो गया, पेज के अंदर ये लाइन हो गई। अब लाइन में आप देखेंगे कि लाइन में क्या होते हैं? यहाँ पास ऐसे बाग के लिखे होते हैं। लाइन में ऐसे बाग, ऐसे बाग, यहाँ पास बाग के लिखे होंगे तो बाग के लिखे होते हैं। तो लाइन के अंदर क्या होते हैं? बाग के लिखे होते हैं। तो यहाँ पास जो लाइन के अंदर बाग के लिखे होंगे सेंटेंस, तो इस प्रकार से होगा ये बाग के। तो इस परमाणु के अंदर आप देखते हैं, लाइन के अंदर तो हमने देख लिया कि बाग के लिखे हैं। अब इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इस परमाणु के अंदर होंगे, जो होगा तो हमारा नाभिक होगा। इस परमाणु के अंदर क्या होगा? नाभिक होगा। तो यहाँ परमाणु के अंदर नाभिक होगा। अब इस बाग के जो होता है, तो बाग के किससे मिलके बना होता है? आपको पता है, शब्द से मिलके कोई बाग के बनता है। जैसे आपका कोई कुछ नाम है, एक हो गया यहाँ पास रा हो गया और दूसरा हो गया माँ हो गया। एक शब्द है, दूसरा शब्द है तो यहाँ पास शब्द मिलके क्या बन गया? राम, बाग के बन गया। इसी प्रकार से यहाँ शब्द मिलके क्या बनते हैं? बाग के बनते हैं। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पास पी और एक लेते हैं यहाँ पास एन।
तो इसको जब हम साथ में बोलेंगे तो ये पीएन बोलेंगे तो ये क्या है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। तो यहाँ पास एक एक शब्द से मिलके हम वाक्य बना दिए। अब जो नाभिक होता है तो नाभिक को भी हम, ये भी कोई चीज़ से भी मिलके बना होता है, तो इसके अंदर जो नाभिक के अंदर चीज़ें होंगी तो वो होंगी दो चीज़ें, एक पी होगा और एक एन होगा। यह नाभिक के अंदर होते हैं दोनों चीज़ें, ये नाभिक के अंदर होते हैं ये दोनों चीज़ें। तो इसको हम एक डायग्राम से अब समझते हैं कि यह कैसे छोटी छोटी चीज़ों मिलके एक बड़ा चीज़ का निर्माण कैसे कर रही है। जैसे एक शब्द से मिलके हमने क्या बनाया, वाक्य बनाया, वाक्य से मिलके हम एक लाइन को बनाया, यहाँ पास वाक्य से मिला के हम लाइन को बनाए। अब लाइन को मिला के हम, बहुत सारी लाइन को मिला के हम एक पेज का निर्माण किए, और कई पेजों का निर्माण करके हमने एक पूरा बुक का निर्माण कर डाला। उसी प्रकार से हम यहाँ छोटी छोटी चीज़ों से मिला के हम एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। जो मटेरियल होता है वो बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो कई अणुओं से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो कई एटॉम से मिलके बना होता है, कई परमाणुओं से मिलके बना होता है। और जो एक परमाणु के अंदर एक ही नाभिक होता है तो वो नाभिक के अंदर उससे भी छोटे चीज़ होंगे, जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनको अब देखते हैं एक डायग्राम के सहायता से कि यह कैसे होते हैं एक्चुअली में। चूँकि हम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने से पहले हमको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे की चीज़ें हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ज़्यादा लंबा इसमें हम नहीं जाएंगे, पूरा केमिस्ट्री हम नहीं खोलेंगे। यहाँ पास आपको जो यूजफुल वर्ड हैं उन्हीं को लेकर हम यहाँ पास चलने वाले हैं। तो हम जो परमाणु की बात किए तो मेन हमको यहाँ पास समझना क्या है कि परमाणु क्या होते हैं। क्योंकि परमाणु के अंदर ही हमारे मौजूद होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन का ही मेन पूरा यहाँ पास खेला होता है। इलेक्ट्रॉन के एक शब्द को ही लेके हम पूरी लाइफ अपनी टेक्निकल की पढ़ाई को करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ही समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ, परमाणु के अंदर मिलेगा, तो परमाणु को हमको समझना जरूरी होता है। तो यहाँ हम परमाणु की एक संरचना को बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ मौजूद होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु संरचना को हम बनाते हैं। परमाणु संरचना, तो एक परमाणु संरचना को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। एक चीज़ आपको हम बता दें कि यहाँ चीज़ों को आपको मेरे साथ समझते हुए चलना है। इन सभी की PDF आपको हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। मेरे टेलीग्राम का जो नाम होगा तो वो LP टेक्निकल, तो LP टेक्निकल के नाम से आपको टेलीग्राम में मेरी ये जो PDF है वो मिल जाएगी। वहाँ से आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको ये चीज़ पूरी PDF मिल जाएगी। जो हम पढ़ाएंगे वही A to Z चीज़ें मिलेगी, कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ सिर्फ समझना है। यदि आपके पास कैपेसिटी है तो आप नोट करते हुए चलेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने में आपका पूरा 100% कॉन्सनट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ आपको समझना है। तो ये हो गया हमारा परमाणु। अब जो परमाणु होता है तो परमाणु के अंदर एक होता है यहाँ पास नाभिक, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियस, जो ये होगा हमारा नाभिक। अब जो नाभिक होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वह बिल्कुल उदासीन होता है। तो वह उदासीन कैसे होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है उसका जो मास होता है तो एक का पॉजिटिव होता है और एक का नेगेटिव होता है। वह दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमारा न्यूट्रॉन बनता है वो उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पास देखेंगे कि जो ये नाभिक हो गया और ये पूरा हमको क्या दिख रहा है, ये परमाणु दिख रहा है। ये है हमारा परमाणु, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरा परमाणु संरचना ही हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा ये नाभिक के अंदर रहते हैं। प्रबल अंतराण्विक बल के कारण यह बंधे होते हैं, इधर उधर हिलते नहीं हैं। अब इसकी जो बाहरी कक्षा होगी तो इसी प्रकार से नाभिक के बाहर परमाणु में कई सारी कक्षाएं होती हैं।
तो जो आपकी कक्षाएं होती हैं वो लगभग आपका 7 तक जाती है, 7 तक। उन कक्षाओं का हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो जो पहली कक्षा है इसको हम पहली कक्षा को के नाम देते हैं और दूसरी कक्षा को एल नाम देते हैं, तीसरी कक्षा को यहाँ पास एम नाम देते हैं। इसी प्रकार से के एल एम एन ओ पी यहाँ तक ये कक्षाएं पूरी 7 तक जाती हैं सीरीज से ABCD के। अब इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन कक्षाओं के यहाँ पास कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है तो सदैव नाभिक के बाहर घूमता है, नाभिक के अंदर नहीं होता है, क्योंकि वह फ्री होता है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। कैसे होता है उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अब जो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं तो उनके भरने की एक फार्मूला होता है। वह एक भरने का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। वो मनमौजी नहीं भरा जाते हैं। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो एक फार्मूले की सहायता से भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हम भरते हैं इस परमाणु में, तो वह इलेक्ट्रॉन भरने का जो फार्मूला है, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो जो भरने का फार्मूला है वो क्या है, 2n²। तो 2n² की सहायता से हम परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भरते हैं। तो परमाणु के जो कक्षे होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 2n² की सहायता से हम भरते हैं। जहाँ पास n क्या होता है, तो n क्या होता है, n कक्ष क्रमांक होता है, n कक्ष क्रमांक होता है। तो n कक्ष क्रमांक होता है, ये आपको यहाँ पास ध्यान देना है। अब जो n होता है तो कक्ष क्रमांक का हम नाम दिए हैं KLMNOP। तो ऐसे हम k में कितने भरेंगे, हम इस सूत्र की सहायता से देखते हैं। तो यहाँ पास हम 2 रखते हैं। n क्या है, कक्षा है, तो पहली कक्षा में हम यहाँ पास 1 रख देंगे जो कि पहला है, और इसमें हम फिर कितने भरेंगे, टोटल इसका गुणा करने के बाद हमको 2 मिलेगा। तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब आता है मेरा दूसरी कक्षा। तो ये दूसरी कक्षा में हम यहाँ पास 1 की जगह, L के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 लिखेंगे और इसको ऊपर लगा है ना स्क्वायर, तो इस प्रकार से हम लगा देंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। तो इसमें हम कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब यहाँ आते हैं हम तीसरी कक्षा में, यहाँ 2 लिखेंगे। n की जगह हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि तीसरी कक्षा में हम भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख दिए हम 3 और उसके पावर में 2 लिख दिए। अब इसको 3 तिकाई 9 हुआ और 9 दूनी 18 हुआ। तो तीसरे कक्षा में हम कितना भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 18 भरेंगे। इसी प्रकार से 2, 8, 18, 32 ऐसे ही क्रमशः हम बढ़ते जाते हैं। और परमाणु के जो कक्षा होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को 2n² की सहायता से हम पूरे भरते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ हम जो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हमारी पहली कक्षा में हो गया 2, दूसरी कक्षा में हो गया इसी प्रकार से 8 होगा। तो हम पूरा नहीं, अभी फ़िलहाल बस समझाने के लिए ऐसे भर देते हैं। और जो इसके यहाँ पास अंतिम कक्षा होगा, तो अंतिम कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं वह 8 भर सकते हैं। परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हम अधिकतम 8 भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, वह परमाणु के अंतिम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वह जो तत्व होगा तो वह अक्रिय तत्व होगा, इनर्ट होगा, वो किसी से क्रिया करने वाला तत्व नहीं होगा। तो ये जो हो गया परमाणु का अंतिम कक्षा हो गया। इन अंतिम कक्षा में कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और हम भर देते हैं, ये हो गया 8। तो परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम हम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। अब जो परमाणु के जिस तत्व के, कोई तत्व हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं। चांदी हो गया, उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो जो अक्रिय तत्व होते हैं तो उनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होते हैं। तो जिनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह तत्व किसी से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंतिम कक्षा में अधिकतम हम 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कक्षा में
फूल होते हैं तो वह किसी से क्रिया नहीं करेंगे, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं वो अक्रिय इनर्ट तत्व कहलाते हैं। तो 18वें समूह में आता है वैसे केमिस्ट्री में देखें तो यहाँ पास हम देखेंगे जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन है अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन क्यों बोले? तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यह बैलेंस बना के रखता है। जो दूसरे कक्षा में यहाँ पास कोई कक्षा होगा उस कक्षा में यदि एक परमाणु इन दूसरे परमाणु के कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन एक कम या ज़्यादा होता है तो उसको जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन जाके क्या करते हैं? संयोग करते हैं, मिलते हैं। इसलिए इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। यहाँ दूसरी कक्षा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाला नहीं जाएगा उससे मिलने, वो बाहर जो होगा वही मिलने जाएगा। तो अंतिम कक्षा में जो होगा वही मिलने जाएगा। इसीलिए अंतिम कक्षा को हम क्या बोलें? यहाँ पास संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलें, क्योंकि अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ही वहाँ संयोग करता है उससे। तो ये जो यदि हम नाभिक से ये जो कक्षाएं हैं नाभिक से यदि हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम देख रहे हैं कि क्या हो रही? बढ़ रही। पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, फिर 18 है। तो नाभिक से दूर जैसे ही हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही। ऐसा हम थोड़ा बोलना सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पास ऊर्जा का स्तर बोलेंगे, तो वो बोलना थोड़ा हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो ऐसे हम बोलेंगे कि जो नाभिक होता है तो नाभिक से यदि हम दूर जाते हैं तो जो ऊर्जा का स्तर है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ये जो मैं एक एक चीज़ें बोल रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा पूरी चीज़ें। नाभिक से दूर जाने पर नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा का स्तर क्या होता है? बढ़ता है। जैसे इसमें 2 था ऊर्जा का स्तर, 8 हो गया, 18 हो गया, ऐसे करके बढ़ता है। अब यहाँ नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पास ऊर्जा के स्तर की बात किया हूँ, एनर्जी लेवल की बात किया हूँ। अब आपको पूछे कि यहाँ पास नाभिक से दूर जाने पर इसका जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ पास जो नाभिक से दूर जाने पर आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो यदि आकर्षण बल यहाँ नाभिक है इससे क्या होगा? कम अट्रैक्शन से खींचेगा। ये पास में है तो इसको अधिक अट्रैक्शन से खींचेगा, ये पास में है तो इसको एकदम खींच के रखेगा। मतलब दूर जाएंगे तो वो कम अट्रैक्शन से खींचेगा और पास में रहेंगे तो वह हाई पावर अट्रैक्शन से खींचेगा, ज़्यादा पावर से खींचेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद हो गई कि दूर जाते हैं तो एनर्जी जो लेवल होता है वह बढ़ता है और दूर जाते हैं तो जो उसका अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वहाँ पास कम होता है। एक चीज़ हमको सबसे शुरू में बताना था, जो परमाणु होता है तो परमाणु हमने बता दिया कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है तो यह हम ऐसे तो याद कर लिए कि ठीक है परमाणु बड़ा होगा और उसके अंदर नाभिक है तो वो छोटी होगा। अब जो परमाणु का व्यास होता है, डायमीटर होता है, वह कितना होता है और नाभिक का जो डायमीटर होता है वह कितना होता है, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं कि पहले लिखते हैं परमाणु का व्यास। परमाणु का व्यास जो होता है तो कितना होता है? तो परमाणु का व्यास यहाँ पास जो होगा तो 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं नीचे लिखता हूँ। तो इसका परमाणु का जो व्यास होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉन, या आप इसी को क्या लिखेंगे? 1 एंगस्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पास पावर में माइनस 10 है, मतलब यह कितनी छोटी संख्या होगी। जब इसको आप बटे में लाएंगे 10 नीचे रखेंगे शून्य को तो फिर उससे जो निकल के आएगा एक लंबाई उतना छोटा होता है, मतलब ये दिखेगा नहीं आपको खुली आँख से।
तो यहाँ पास परमाणु का जो व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉन होता है। अब जो माइनस है ना, तो वो क्या है, एक उसके नीचे जब हम लाएंगे यहाँ पास 10 शून्य बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, एक छोटी संख्या हमको मिलेगी। लेकिन यहाँ -10 की जगह हम 10 क्या बोलते हैं कि 15 को हम यदि रखते हैं तो वह उससे भी छोटा होगा, क्योंकि हम जो नीचे में 1 के बट्टे में हम कितना रख रहे हैं, 2 शून्य रख रहे हैं। यानी यहाँ पास 10 लिखे थे हम, 10 शून्य बढ़ाएंगे। फिर यदि हम यहाँ पास 15 लिखते हैं तो फिर हम यहाँ पास कितना शून्य बढ़ाएंगे, 15 शून्य बढ़ाएंगे, मतलब ये वाला और छोटा होगा। तो परमाणु से छोटा होगा नाभिक। तो नाभिक जब परमाणु से छोटा होगा तो उसमें हमको और शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम जो नाभिक का व्यास को लिखते हैं तो उसको हम और शून्य को बढ़ा देते हैं। तो नाभिक का जो व्यास होता है, तो यहाँ पास हम दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं, नहीं लाल लाल आपको मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पास हम नाभिक के जो नाभिक का व्यास होता है, तो नाभिक का व्यास कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को बोलते हैं फर्मी मीटर। जो फर्मी मीटर होता है वह मापने की एक बहुत छोटी इकाई होती है। क्या होती है, मापने की बहुत छोटी इकाई होती है। तो यह फर्मी मीटर 10 की यहाँ पास 15 लिखेंगे, -15 मीटर या 1 फर्मी मीटर, यहाँ पास 1 फर्मी मीटर। तो इतना ये नाभिक का व्यास हो गया और वो परमाणु का व्यास हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ कहाँ पहुँचे थे, यहाँ हम पहुँचे ये थे कि ऊर्जा स्तर जो होता है तो दूर जाने पर बढ़ता है और जो उसका अट्रैक्शन बल होता है वो घटता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऊर्जा स्तर ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जब अंतिम कक्षा होता है जो परमाणु का, इसका ऊर्जा स्तर बहुत ज़्यादा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतना एकदम मतलब पीक पे होते हैं कि इसको थोड़ा सा भी कोई बाहर से बल लगा दे तो ये फट से बाहर निकल जाएगा। इसको ऐसा आप समझिए कि कोई आपके आसपास में कोई लड़का ऐसा होगा को वह घर से जाता है, क्या स्कूल जाता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि यदि कोई लड़का अपने घर से क्या जाता है, स्कूल जाता है, तो वह लड़का क्या करेगा, स्कूल में जाएगा तो कक्षा में बैठेगा। ठीक है, तो वह कक्षा में बैठेगा और वह यदि आवारागिरी टाइप का कार्य करता है, मतलब उसको कोई रोक टोक करने वाला माता पिता उसके नहीं है, तो वह क्या होता है, एक फ्री लड़का रहता है, एकदम स्वतंत्र रहता है, किसी को कुछ भी करते रहता है। तो वह जब घर से स्कूल जाता है, मतलब घर से दूर जाता है, तो वो क्या होता है, उसका एक पावर अलग बढ़ जाता है कि हम तो पावर हमारे अंदर है, तो वह एक अलग पावर से रहता है। तो उसको लड़का जब आवारागिरी ज़्यादा करता है तो उस लड़के को यदि ज़्यादा कोई इधर टंड फुंड करेगा तो कोई मार देगा खींच के गर्म हाथ करके, तो वो क्या करेगा, कक्षा से फेंका जाएगा। कक्षा से अपने जहाँ पढ़ने गया ना, कक्षा पर बैठा है, कक्षा में बैठा है, मारेगा कोई खींच के तो वो कक्षा से बाहर फेंका जाएगा, गर्म हाथ करके एकदम मारेगा। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एकदम स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, आवारागिरी टाइप होता है, वो कहीं भी घूमते रहता है। वो जैसे ही नाभिक से दूर निकल के एकदम सोचेगा मैं तो राजा हूँ, मैं तो अपने आप में एक शेर हूँ, ऐसे करके मतलब फ्री रहता है, जैसे वो लड़का फ्री था। तो उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को जो उच्च ऊर्जा स्तर से ऑलरेडी है, वो लड़का आवारागिरी ऑलरेडी था, उसको कोई मार दिया तो वो फेंका गया, तो ये क्या है, आवारागिरी ऑलरेडी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है तो फ्री ऑलरेडी है, तो उच्च स्तर से भरा है। अब इसको कहीं हम बाहर से क्या दे दें, बाहर से बाह्य, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसे हैं, पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो उच्च ऊर्जा स्तर से ये भरे होते हैं। अब इसको कोई उच्च ऊर्जा स्तर से ऑलरेडी भरा है, अब इसको कोई हम बाहर से क्या दे देते हैं, हीट करके उष्मा दे देते हैं। तो वो क्या करेगा, इसको जब हम बाहर से क्या देंगे, बाहर से ऊर्जा देंगे, तो इसको हम बाह्य ऊर्जा देते हैं। बाह्य ऊर्जा मतलब इसको हम हीट देते हैं, हीट मतलब उष्मा देते हैं। तो इसको हम जब हीट देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे उस लड़के को गर्म करके बढ़िया हीट करके हाथ जमा दिए हैं तो वो अपने कक्षा से बाहर फेंका गया, खूब इधर उधर कर रहा था टनफुन। तो इसी प्रकार से ये ऑलरेडी अपने इतने उच्च ऊर्जा स्तर में है, इसको बाहर से ऊर्जा हम थोड़ा दे दिए, बाहर से ऊर्जा के रूप में हमने बाहर ऊर्जा दिया, उष्मा दिया, तो ये अपने कक्षा से क्या हुआ, बाहर फेंका गया उस लड़के जैसे। तो यहाँ पास ये क्या होगा, अपने कक्षा से बाहर निकल जाता है।
तो अपने कक्षा से जब बाहर निकल जाएगा तो ये कौन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्षा से बाहर निकल जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कि यह फ्री हो गया। अब तुम जाओ बेटा, तुम फ्री हो गए हो, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम मुक्त हो गए हो, तुम अब पढ़ोगे नहीं कक्षा में बैठ के, तुम जाओ अब घूमो ही। उस लड़के को क्या बोलेंगे सर, जाओ तुम घूमो, अब पढ़ो लिखोगे नहीं, स्वतंत्र हो, तुम जाओ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, यहाँ पास मुक्त हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तो मुक्त हो जाता है, या फिर इसको आप लिखेंगे स्वतंत्र हो जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, इसी को इंग्लिश बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कोई जो मान लीजिए मटेरियल होता है, कोई हमारा पदार्थ हो गया, तो उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं यानी धारा जो प्रवाहित होती है, तो वह डिपेंड करता है कि उस मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, कितने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं। तो मटेरियल भी हम यहाँ पास 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे। जो एक हमारा होगा चालक होगा, जो मेटल होगा, दूसरा अर्धचालक होगा सेमीकंडक्टर, और तीसरा होगा अचालक या कुचालक। तो यहाँ पास जो इंसुलेटर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जो यहाँ पास इंसुलेटर होगा, कुचालक होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, और जो चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए चालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, धारा प्रवाहित होती है। और अर्धचालक में ताप के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आगे बताएंगे, ताप के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो कोई चालक में, तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पास जो मटेरियल की हम बात करते हैं, यदि पदार्थ की, तो वो पदार्थ में कितना, कौन से पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम देखते हैं। तो कोई भी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसी पदार्थ का हम रासायनिक तथा विद्युत गुणों का हम निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम किसी पदार्थ के विद्युत या रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं कि वह पदार्थ कैसा कार्य करेगा। उसके अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसका कितना होगा, उसके आधार पर ही हम किसी पदार्थ का निर्धारण करते हैं कि वाकई में यह चालक है, अचालक है, कुचालक है, क्या है, तो उसका हम निर्धारण करते हैं पास। तो जो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हम देख लेते हैं कि अर्धचालक में कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम देखेंगे, मेरे पास जगह कहाँ है, जगह हम इधर ले लेते हैं। तो यदि हम बात करते हैं अर्धचालक की, किसका, अर्धचालक की, तो अर्धचालक जो होता है तो यहाँ पास जो बैलेंस बैंड है इसको V और E से लिखते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम VE यहाँ पास लिखेंगे। तो VE बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में फिक्स 4 है तो वह होगा अर्धचालक, यदि 4 से ज़्यादा है तो वह होगा इंसुलेटर, यदि 4 से कम है तो वह होगा चालक। तो इन संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हमने पता कर पाया कि यह चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात बैलेंस बैंड जो होता है, बैलेंस बैंड यदि 4 से क्या होगा, अधिक होगा, ये 4 है, 4 से क्या होगा, अधिक होगा। इस चिन्ह में तो आप मिस्टेक नहीं होते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आपको बता दें कि ये जिधर मुंह फाड़ के जाता है, हाँ ऐसे करे मुंह फाड़ के जाता है, वो समझ लीजिए बड़ा है, क्योंकि मुंह फाड़ के जिधर जा रहा है ना वह बड़ा है। और जो पीछे होता है उसकी पूँछ होगी, ये क्या है, उसकी पूँछ है, तो पूँछ क्या होगी, पीछे होगी, मतलब पीछे वाला चीज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो जिधर मुंह फाड़ के जा रहा है वह बड़ा है। तो यहाँ पास क्या है, बैलेंस बैंड बड़ा दर्शा रहा और 4 क्या है, छोटा दर्शा रहा। मतलब बैलेंस यहाँ पास 4 से क्या है, ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से ज़्यादा है। तो 4 से ज़्यादा होगा जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वह होगा क्या, वो मटेरियल क्या होगा, सेमीकंडक्टर, वह मटेरियल क्या होगा, इंसुलेटर होगा या कुचालक होगा। तो इसको हम कुचालक लिखेंगे या फिर नॉन मेटल लिखेंगे, है ना, कुचालक या नॉन मेटल लिखेंगे। यदि जिस पदार्थ में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये जो होते हैं तो 4 से क्या होते हैं, कम होते हैं, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, कम हो गया। तो 4 से कम हो गया तो वो क्या होगा, वह चालक होगा। और जिसमें मान लीजिए फिक्स 4 ही है तो वो क्या होगा, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स 4 ही है
तो वह होगा आपका अर्धचालक। वह क्या होगा? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो वह अर्धचालक होगा और सेमीकंडक्टर होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हमने पता कर पाया कि क्या पदार्थ चालक होते हैं, क्या अचालक होते हैं। अब जो अर्धचालक है तो यह अर्धचालक ना इसका भी तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। यदि अर्धचालक तापमान जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है इसको 25 सेल्सियस या 300 केल्विन में लें तो 300 केल्विन हम इसको देखते हैं रूम टेम्परेचर जो हमारा सामान्य वातावरण होता है। तो यह रूम टेम्परेचर पर अर्धचालक जो होता है तो हमने बताया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसको टेम्परेचर देंगे ना, तापक्रम देंगे तो यह चालक की तरह कार्य करेगा। तापक्रम को घटा देंगे तो यह क्या करेगा? कुचालक की तरह कार्य करेगा। तो इसमें यदि हम रूम टेम्परेचर पर बात करें तो एक ऐसे कार्य करेगा। तो रूम टेम्परेचर, भाई रूम का टेम्परेचर 25 सेल्सियस है तो एक हम इसको ताप दे रहे हैं तो ताप उस कंडीशन में यह एक चालक की तरह कार्य करेगा। इसके हम तापमान को घटा दें, बिल्कुल घटा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परम शून्य ताप बोलेंगे। परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? तो परम शून्य ताप बोलेंगे जिसमें यहाँ पास लिखेंगे परम शून्य ताप क्रम। तो परम शून्य ताप बोलेंगे -273 सेल्सियस को, या इसी को हम केल्विन में लिखना चाहें तो 0 केल्विन। तो 0 केल्विन या 273 को हम परम शून्य ताप बोलेंगे। तो फिर ये परम शून्य ताप -273 में देख रहे हैं ना, 1-2 माइनस में बर्फ़ और जम जाता है आपका पानी। 1 सेल्सियस पे -1 सेल्सियस पे पानी जम जाता है बर्फ़। ये कितना है? -273 सेल्सियस पे। क्या हाल होगा सोच नहीं सकते। तो इतने सेल्सियस पर ये जो इंसुलेटर होता है, सॉरी अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, तो परम शून्य ताप पर यह कैसे कार्य करता है? एक कुचालक की तरह कार्य करता है। चूँकि इसके टेम्परेचर को हमने क्या किया? डिक्रीज कर दिया। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यह एक चालक की तरह कार्य करेगा। मतलब 25 सेल्सियस कर देंगे तो वो क्या करेगा? एक चालक की तरह कार्य करेगा। इसको हम आगे बताएंगे। तो ये सारी चीज़ हो गई कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बदौलत ही हम क्या कर पाते हैं? पदार्थों का यहाँ पास निर्धारण कर पाते हैं कि वह चालक है, कुचालक है और अर्धचालक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल, एक होता है आपका एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल आपका क्या बताएगा यहाँ पास? तो इससे अब हम पता कर पाएंगे एनर्जी लेवल से कि आखिर भाई ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि मुक्त होके यहाँ तो आ गया, अब इलेक्ट्रॉन ये जाएगा कहाँ? यह इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है मुक्त होके? इस चीज़ को हमको देखना है। तो इसको हम एक डायग्राम की सहायता से देखेंगे, तब समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को भाई तुम फ्री होके यहाँ आ गए हो, अब तुम जाओगे कहाँ? तुमको मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ जाते हो। एनर्जी लेवल में हम देखते, इसको पूरा इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, अदरवाइज हम पूरा आपको तो दे ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ पास अब हम एनर्जी लेवल को समझते हैं कि क्या होते हैं एनर्जी लेवल। यहाँ जो एनर्जी लेवल होता है तो एक हम यहाँ पास अब देखेंगे एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल जो होगा तो यहाँ पास डायग्राम देखेंगे। एनर्जी लेवल का हम डायग्राम देखेंगे, ऊर्जा स्तर का हम डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पास हम बनाते हैं पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन को। किसको बनाते हैं? एक हम बनाएंगे संयोजी बंध और दूसरा जो बनाएंगे हम यहाँ पास चालकता बंध। तो ये होता है हमारा संयोजी बंध, संयोजी बंध। ये होता है अपना चालकता बंध। तो संयोजी बंध, और इधर जो हमारा एक ग्राफ दर्शाएगा ये ऊर्जा स्तर को दर्शाएगा, ऊपर की ओर ऊर्जा स्तर को दर्शाएगा। तो संयोजी जो बंध होता है तो संयोजी बंध में क्या होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एक परमाणु बनाया और इस नाभिक में हमने बताया, और नाभिक के जो अंतिम कक्षम होते हैं इसको हमने क्या बताया? ये बैलेंस बैंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बंध में। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ मौजूद है इसी को हम उठा के दर्शाने के लिए हम यहाँ पास हम रख दिए हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? संयोजी बंध में है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संयोजी बंध में यहाँ पास हैं। तो संयोजी बंध में कौन रहता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लिखें यहाँ पास बैलेंस बैंड।
तो यहाँ पास हम लिखें बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड, अब ये जो बीच वाला भाग है तो ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे हम, निषेध ऊर्जा अंतराल। तो निषेध ऊर्जा अंतराल इसको हम बोलेंगे हिंदी में, फॉरबिडन एनर्जी गैप को। तो निषेध मतलब क्या होता है, मना करता है कि नहीं रहना है यहाँ। तो कौन किसको नहीं रहने देता, इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं रहने देता। तो ये हो गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप ये है, इसकी लंबाई है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमने बाह्य ऊर्जा दे के इलेक्ट्रॉन को हमने मुक्त कराया, तो वो संयोजी बैंड से संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं तो वो कहाँ जाते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ हैं, संयोजी बैंड में रहते हैं। अब संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ऊर्जा दे के यहाँ पास हम इसको इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होके जाते हैं तो वो जाते कहाँ हैं, चालकता बैंड में जाते हैं। तो चालकता बैंड यानी कंडक्शन बैंड में चालकता बंध में जाते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होके यहाँ से निकल के गए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं चालकता बंध में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, चालकता बंध में जाते हैं। तो इसी प्रकार से चालकता बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं कि वह पदार्थ चालक है या अचालक है। तो जिस पदार्थ के चालकता बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ही ज़्यादा करेगा, मतलब उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी तो ज़्यादा होगी। यदि चालकता बंध में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक मात्रा में है तो वहाँ पास विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा, सर्वाधिक मात्रा में होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं चालकता बंध में। तो चालकता बंध में यहाँ से यहाँ निकल के कौन आया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आया। तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आ गया यहाँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आ गया यहाँ। तो ये क्या है, पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पास संयोजी बंध क्या होता है, एक एक को हम डेफिनेशन सहित डिफाइन करते हैं। चालकता बंध क्या है और निषेध ऊर्जा अंतराल अर्थात फॉरबिडन एनर्जी गैप ही क्या है। तो इसको अब हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि चालकता बंध हम किसको बोलेंगे, चालकता बंध हम किसको बोलेंगे। तो चालकता बंध हम यहाँ पास चालकता बंध, पहले हम संयोजी बैंड को देख लेते हैं। तो संयोजी बैंड परमाणु का जो संयोजी बंध होता है, तो परमाणु में संयोजी बंध क्या होता है, परमाणु का अंतिम कक्षा होता है। अंतिम कक्षे के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी बंध बोले थे। तो संयोजी बंध में यहाँ बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यहाँ से निकलकर यदि हम बाह्य ऊर्जा लगाकर इसको हम चालकता बंध में भेजें तो संयोजी बंध से निकल के वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, चालकता बंध में जाते हैं। तो यहाँ चालकता बंध में जाते हैं। तो ऊर्जा का जो स्तर होता है, संयोजी ऊर्जा का जो स्तर होता है वो कहाँ होता है, ये पूरा होता है संयोजी बंध में होता है। अब आता है चालकता बैंड। तो चालकता बैंड क्या होते हैं, तो चालकता बैंड क्या होगा, बैलेंस कंडक्शन बैंड क्या होगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होके जाता है, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही होता है चालकता बंध। चालकता बंध में जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि चालकता बैंड में, कंडक्शन बैंड में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है। तो ये हो गया हमारा ये चालकता बंध। अब यहाँ जो चालकता बंध है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहते तो चालकता बंध वो क्या होता है, खाली रहता है। तो जिसमें चालकता बंध खाली होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती वह होता है इंसुलेटर, कुचालक होता है, वह कुचालक होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वह कुचालक होगा।
अब जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, तो निषेध ऊर्जा अंतराल जो होता है, तो निषेध ऊर्जा अंतराल क्या होता है? तो निषेध ऊर्जा अंतराल यह बोलता है कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन हो, तुमको जहाँ जाना है चालकता बैंड में, तो तुम जाओ ना वहाँ, तुम यहाँ क्यों रुकोगे, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुमको नहीं रुकने देंगे हम। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप में जो यहाँ गैप होता है, अंतराल होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को रुकने से ये मना करता है। यहाँ बोलता है इलेक्ट्रॉन को तुमको रुकना यहाँ मना है, निषेध है। तो यह निषेध करता है, मना करता है इलेक्ट्रॉन को रुकने से, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फिर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ही नहीं करता, वो तो मना करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का हेल्प भी करता है, मदद ही करता है। कैसे? बोलता है कि तुम जाओगे, यदि संयोजी बैंड से चालकता बंद में तुम जाते हो तो तुमको हम रुकने नहीं देंगे, लेकिन तुम जाना चाहोगे तो तुमको हम जाने के लिए एक ऊर्जा हम लगाएंगे, तुमको हम मदद करेंगे कि तुमको ऊर्जा दे देंगे तो तुम चले जाओ। तो ये संयोजी बंद से निकले इलेक्ट्रॉन को चालकता बंद में जाने के लिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देने का भी कार्य करता है, बाहर से यह ऊर्जा देता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है। तो ये काम होता है अपने निषेध ऊर्जा अंतराल का, ये अपने निषेध ऊर्जा अंतराल का काम होता है। अब यहाँ जो निषेध ऊर्जा अंतराल में एक होता है, यहाँ पास एक छोटी चीज़ आपको बताएं यहाँ पास कि इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक वोल्ट जो होती है यहाँ पास, तो इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या है? यह है इलेक्ट्रिक वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है। क्या है? ऊर्जा की एक इकाई है। तो इलेक्ट्रिक वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो यह इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या होता है? ऊर्जा की इकाई है। तो एक इलेक्ट्रिक वोल्ट में कितना ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो एक इलेक्ट्रिक वोल्ट में कितना जूल होता है? तो जो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का, जो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम्ब होते हैं, तो उसकी भी वैल्यू वही होती है। तो एक इलेक्ट्रिक वोल्ट में क्या होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19, वहाँ कूलाम लिखते थे, यहाँ कूलाम नहीं लिखना है, यहाँ हमको लिखना क्या है? जूल लिखना है। तो ये जूल लिखना है हमको। तो एक इलेक्ट्रिक वोल्ट में माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो जो इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है ये क्या होता है? ऊर्जा की छोटी इकाई है। यहाँ पास ऊर्जा की इकाई लिख लीजिए, ऊर्जा की एक छोटी इकाई है, लेकिन ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये लिखेंगे तो ज़्यादा सही है। तो ये इलेक्ट्रिक वोल्ट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पास कि इससे हम कैसे पता कर पाएंगे कि क्या कुचालक है। कुचालक के लिए एनर्जी गैप का जो निषेध ऊर्जा अंतराल का मान होता है, चालक के लिए कितना इसका मान होता है एनर्जी गैप का, और यहाँ पास अर्धचालक के लिए कितना इसका मान होता है। ये मान भी बहुत ज़रूरी होता है। मान का एक डाटा होता है, इस डाटा को आपको याद रखना है, जो वेरी इजी है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा, मैं बताऊँगा। तो यहाँ पास देखेंगे कि कुचालक हम किसको बोलेंगे। भाई कुचालक हम किसको बोलेंगे? तो यहाँ हम कुचालक किसको बोलेंगे, यहाँ आप पढ़ेंगे कुचालक इंसुलेटर। तो कुचालक हम किसको बोलते हैं? तो कुचालक हम उसको बोलेंगे सबसे पहले तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। तो यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 से अधिक होगा तो उसको हम कुचालक बोलेंगे। इससे हम निर्धारण कर लिए थे कि यह कुचालक होता है। लेकिन इस डायग्राम में ऊर्जा आरेख में देखेंगे तो इसमें हम कुचालक किसको बोलेंगे? तो इसमें हम कुचालक उसको बोलेंगे कि जब एनर्जी जो यहाँ पास क्या है, निषेध ऊर्जा अंतराल है, निषेध ऊर्जा अंतराल का मान जब ज़्यादा होगा तो वहाँ इसको हम बोलेंगे कि यह क्या है, एक कुचालक है। जो कि ज़्यादा होगा तो ये बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चालकता बंद में जा पाएंगे। इसका जो देखिए जितना ही दूरी इस निषेध ऊर्जा अंतराल का दूरी जितना ज़्यादा होगी तो ऊर्जा उसको उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक रास्ते में नाला मिल गया। नाला यदि छोटा है तो उसको आप डांक लिए, कूद गए। तो यदि नाला बड़ा है तो उसको आपको कूदने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी तो कूद के जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, तो इसको बड़ा होगा, ज़्यादा लंबा होगा, तो इसको कूदने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पास जो कुचालक होता है तो कुचालक में ये जो एनर्जी गैप होता है ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और ना ही जो ऊर्जा अंतराल एक मदद करता था वो भी मदद करने में असमर्थ हो जाता है। क्यों?
क्योंकि इसके जो एनर्जी गैप का जो मान होता है तो वो कितना होता है, 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा तो दे सकता था, हेल्प करने को तैयार है, लेकिन इस मांगता है कि हमको 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा ऊर्जा दोगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम आ पाएंगे। कौन बोलता है, कुछ अलग बोलता है। तो बोलता है भैया इतना हमारे पास एनर्जी देने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, मैं दे सकता हूँ 5 से कम दे सकता हूँ, लेकिन 5 से हम ज़्यादा नहीं दे सकते। तो यहाँ पास जो एनर्जी गैप होता है तो वो बोलता है कुछ अलग कि हमको 5 से ज़्यादा दोगे तभी हम क्या कर पाएंगे, वहाँ जा पाएंगे। तो बोलता है भैया तुम नहीं जाओ तो सही है, तुमको हम कहाँ पाएँ तो दें। तो यहाँ पास जो एनर्जी गैप का मान होता है वो कितना होता है, 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से अधिक होता है। किसके लिए, कुचालक के लिए। तो यहाँ हम कुचालक को देखते हैं। तो कुचालक के लिए यहाँ पास ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड और ये हो गया हमारा चालकता बैंड। ये बैलेंस बैंड हो गया और ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये वाला हो गया जो हमारा एनर्जी फारबिडन एनर्जी गैप। तो ये हो गया हमारा फारबिडन एनर्जी गैप। तो इसमें फारबिडन एनर्जी गैप में जो इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट जो होता है वो 5 से क्या होता है, अधिक होता है। तो 5 से अधिक होता है इसमें इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसमें जो एनर्जी लेवल, इस पर ऐसे लिखेंगे कि जो इसमें एनर्जी गैप है तो वो 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से अधिक होता है। तो किस में होता है, कुचालक में, मतलब ये बहुत दूर दूर होता है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाते। ये जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं तो ये यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते। तो ये वाला बंध क्या होता है, पूरा खाली रहता है। जब इसमें खाली रहेगा तो बताया कि चालकता बंध जब खाली रहेगा तो वो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं कर पाएगा, विद्युत धारा का फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यही निर्धारण करता है कि इसमें धारा का फ्लो कराना है। तो ये कुचालक हो गया। अब इसमें देखेंगे कुचालक के अलावा इसमें दूसरा देखते हैं चालक। तो जो चालक होता है तो चालक में क्या होता है, चालक कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है तो इसमें जो कंडक्टर, तो देखो भाई इसकी दोस्ती ऐसी होती है ना इसके साथ, जो आपका बैलेंस बैंड होता है ये हो गया बैलेंस बैंड, और जो चालकता बैंड होता है, बैलेंस बैंड और चालकता बैंड, इन दोनों की दोस्ती कंडक्टर में ऐसी होती है कि बोलता है भाई कि तुम, ये तो बोल दिया कि मैं तुमसे दूर रहूँगा, लेकिन कौन बोल दिया, कंडक्शन बैंड की बैलेंस बैंड तो मैं तुमसे दूर रहूँगा, कोई संबंध नहीं। लेकिन यहाँ पास बैलेंस बैंड को चालकता बैंड बोलता है भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे और अपने बीच में कोई गैप नहीं रखने वाला, तुम तो मेरे करीबी दोस्त हो, कोई गैप नहीं रखूँगा, बल्कि तुम आना चाहते हो, कंडक्शन बैंड बोलता है कि तुम आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं ही आ जाता हूँ, तुम तो मेरे दोस्त हो, पक्के दोस्त हो, मैं तुम्हारे आधे रास्ते तक आ जाता हूँ, तुम टेंशन क्यों लेते हो। तो ये बोलता है कंडक्शन बैंड कि मैं आ जाता हूँ। तो बोलता है ठीक है भाई, लो आ गए, आ जाओगे तो इतना तो बहुत हेल्प हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास में हमको आना होगा तो हमको कोई ऊर्जा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से हमको बाहर से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इलेक्ट्रिक वोल्ट किसी से हम नहीं लेंगे भाई, कोई नहीं लेंगे ना, तो हम एनर्जी गैप ही रखेंगे अपने अंदर। ये जो फारबिडन एनर्जी गैप होता है हम इसका मान ही बिल्कुल हटा देंगे जब तुम चले आओगे, तो इतना तो हेल्प कर दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो बोलता है लो भाई हम आ जाते हैं, तुम्हारे पास में ही आ जाते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पास बैलेंस बैंड था, ये बैलेंस बैंड मान लेते हैं, इतना बैलेंस बैंड है, तो ये बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड में क्या होते हैं, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, संयोजी कंडक्शन बैंड को दर्शाएंगे। तो कंडक्शन बैंड को हम ऊपर दर्शाएंगे, तो ऐसा दर्शाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलता है मैं तो तुम्हारे आधे रास्ते तक आ रहा हूँ, तुम्हारे बीच में कोई गैप नहीं होगा, किसी प्रकार से गैप नहीं होगा, हम तुम्हारे रास्ते तक आएंगे और तुम हमारे रास्ते तक आओगे। तो बोलता है ठीक लो भाई आ गए। तो ये आधे इसके रास्ते तक आ जाता है, देख रहे हैं इसमें भी कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया, ये जो कंडक्शन बैंड है तो इसके और आधे कब्जे में आ गया है। तो बोलता है अब तो कोई हमारे अंदर गैप नहीं है, तुम आधे मेरे रास्ते पर आए हो और तुम भी आए हो, तो फिर तो जब मन पड़ेगा तब हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, मैं तो एकदम फ्री हूँ तुम्हारे अंदर आने के लिए। तो ये फ्री है और एक दूसरे के ऊपर क्या है, यहाँ जाते रहते हैं, बिल्कुल पास में है, कोई गैप है ही नहीं। तो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, बोले कि तो ठीक है जब मन चाहे तब हम इधर से उधर जा सकते हैं। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो
चालकता बंध में जब मन पड़ता है तब चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो फिर वहाँ विद्युत धारा क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रवाहित होगी। इसीलिए चालक से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चालकता बंध किसको हम बोले, चालक किसको बोलेंगे, जिसमें उसमें संयोजी बंध जो होता है तो वो 4 से क्या होता है, कम होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है और उसमें कोई किसी प्रकार से फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। और इसके जो कंडक्शन बैंड है और यहाँ पास बैलेंस बैंड है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, चढ़े होते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मनमौजी आते जाते रहते हैं और भरपूर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यह चालक है। और चालक से हम इलेक्ट्रॉन का विद्युत धारा का फ्लो कराते हैं। हर जगह चालक ही लगाते हैं हम, कोई चालक थोड़ी लगाते हैं, नहीं लगाते। तो ये हो गया हमारा चालक। अब जो चालक होता है ना, तो चालक यहाँ पास ये हो गई पूरी चालक की कहानी। अब इसमें आते हैं हम अर्धचालक में। अब देखिए, जो चालक है तो वो बात अलग है कि हर चालक की, कोई भी चालक हो गया तो इतना भी ज़्यादा उसमें मतलब प्योर नहीं रहता। कोई भी चालक हो तो प्योर चालक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध का मात्रा होता है। वो प्रतिरोध का एक अलग मैटर है, लेकिन एक चालक होना ये अलग चीज़ है कि उसमें भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पास थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि यदि कोई कंडक्टर हो गया तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हो गया, फिर सबसे ज़्यादा किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई कंडक्टर होगा ना जिसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है, सबसे अच्छा चालक उसको मानेंगे। तो यहाँ पास हम जो सबसे अच्छा चालक मानते हैं वो होता है हमारा चांदी। तो चांदी को हम, सिल्वर को सबसे अच्छा चालक मानते हैं। तो यहाँ पास हम देख लेते हैं कि पदार्थ वो कौन सा है, चालक कौन सा है थोड़ा सा, और उसकी प्रतिरोधकता को हम देख लेते हैं कि भाई कैसे तुमको हम निर्धारण कर देंगे कि तुम अच्छे चालक हो या कैसे हो। तो यहाँ पास हम देखेंगे अच्छे चालक लिखते हैं। अच्छे चालक कौन है, अच्छे चालक। और अच्छे चालक का यहाँ पास देखेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि उस चालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को भी हम देख लेंगे। तो ये सही रहेगा कि भाई हम जब चांदी लेते हैं तो चांदी तो अच्छा चालक है, तो इसके फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे 4 से कम होंगे, ठीक है। तो कितना होता है, तो यहाँ पास चांदी जो होता है तो चांदी का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 4 से कम होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है, ये चांदी माना जाता है। इसके बाद फिर हम तांबा को लेते हैं, कॉपर को लेते हैं, तो सबसे अच्छा चालक दूसरे नंबर में ये आता है। और जो तीसरे नंबर में आता है वो होता है हमारा सोना, सोना बाबू वाला सोना, ये सबसे अच्छा होता है तीसरे नंबर का। और इन तीनों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक ही होते हैं। चौथे नंबर पे हम ज़्यादा यूज करते हैं एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम को भी ले लेते हैं भाई। तो जो एल्युमिनियम होता है इसके अंतिम कक्षा में संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होता है। अब इसके प्रतिरोधकता को देख लेते हैं। इसकी प्रतिरोधकता जो होती है तो डाटा में पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, और सभी को याद नहीं रहता, तो उसको हम याद करने की एक बहुत ही बेहतर ट्रिक बताने वाले हैं। इसको जब भी आप याद करेंगे तो पूरा आपको दिमाग में इमेज आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होगी और इन सभी की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चांदी के लिए, यहाँ पास लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तांबा के लिए भी 1 लिखते हैं, सोना के लिए भी हम 2 लिखते हैं, एल्युमिनियम के लिए भी 2 लिखते हैं। इतना तो आपको वेरी इजी याद हो जाएगा, 1 1 2 2। ओके, अब यहाँ पास हम दशमलव लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं और इतना थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ गुणे को हम लगा देते हैं। गुणे की पावर क्या लिखते हैं, -8। और जो प्रतिरोधकता की यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की यूनिट ओम मीटर होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे में हम लिख देंगे -8 ओम मीटर, यहाँ पास ऐसे लगा के, गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर, क्या लिख देंगे, गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर। इतना तो लिखना सभी को आ जाएगा। एल्युमिनियम के लिए है, ये एल्युमिनियम के लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। अब इसमें हमको संख्या कैसे डालना है, यही वाला ऑप्शन में आपको ऐसे दे देगा, कॉपर का पूछ के ऐसे दे देगा, लेकिन उसमें संख्या में आपको ध्यान देना है। कैसे इसमें याद रखेंगे हम, 1 है भाई तो हम शुरू से लेते हैं ऊपर से नीचे तक। पहले हम गिनती में लिखते हैं 6 लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं 7 लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ 8 लिखते हैं। गिनती में 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 8 लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पास, इसके बाद हम 4 को लिखेंगे,
4, सॉरी 7 को हम यहाँ पास लिखते हैं, 6 लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 6 7 8, 8 का आधा क्या होता है 4 होता है, ऐसे 4 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे हम 4 लिख लेंगे। अब देखते हैं 4 1 हम लिख देते, चलो एक और लिख देते हैं, एक और 4 लिख दिए, और सबसे ऊपर बच रहा है तो इसमें भी हम 4 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया 4, और 4 का आधा क्या होता है 2 होता है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक है एक, जैसे भी आप याद करना चाहें तो इस प्रकार से इसको आप याद कर पाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है ये ज़्यादातर। तो ये हो गए हमारे प्रतिरोधकता, इसको आप याद करके रखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि अर्धचालक हम किसको बोलेंगे, अर्धचालक भाई हम किसको बोलेंगे। तो अर्धचालक को हम देखते हैं यहाँ पास, तो हम चालक देख लिए और अर्धचालक को हम देखते हैं। इसको अभी नहीं रेज करते, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पास। अब तब तक हम देखते हैं अर्धचालक को। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो सेमी कंडक्टर उसको हम बोलेंगे जिसमें ये जो बैलेंस बैंड होता है, क्या होता है बैलेंस बैंड, और ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो ज़्यादा नहीं होती, कैसा, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी गैप है, वो ज़्यादा नहीं होता। तो फिर कितना होता है भाई, तो 5 से कम ही होगा। 5 से ज़्यादा होगा तो फिर हम उसको कुछ अलग रख देंगे। तो 5 से क्या होता है कम होता है, और चालक में क्या होता ही नहीं, तो फिर उसके कुचालक और चालक के मध्य में जो होगा तो हम उसका मान रखते हैं। तो इसमें लगभग 1 के आसपास ही इसके एनर्जी गैप का जो यहाँ पास एनर्जी गैप का मान है, तो 1 के आसपास ही, 1 के समीप ही होता है। तो 1 के हम समीप ही लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से 1 के समीप ही इसका मान होता है। तो फिर ये जो अर्धचालक होता है ना, तो ये अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का एनर्जी गैप कितना होगा। तो अर्धचालक भी सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसी प्रकार से बहुत सारे अर्धचालक हैं। तो अर्धचालक में अलग अलग होते हैं। तो कुछ 2 अर्धचालक जो हम अभी नाम लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका जो एनर्जी गैप है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो एनर्जी गैप जो है तो सिलिकॉन का कितना होता है, जर्मेनियम का कितना होता है। तो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक वोल्ट मतलब उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने के लिए कितना ऊर्जा लगा रहा है, कितने इलेक्ट्रिक वोल्ट का लगा रहा है, वही नहीं कितना जूल का ऊर्जा दे रहा है, तो वह इसका होगा। तो यदि यहाँ पास जर्मेनियम का पूरा कंडक्टर है तो जर्मेनियम के लिए कितना देगा, और सिलिकॉन का पूरा कंडक्टर है तो सिलिकॉन के लिए कितना देगा। तो यदि जर्मेनियम का वह कंडक्टर है, किसका है, जर्मेनियम का यदि कंडक्टर है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में यदि जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जो यहाँ ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। कहाँ, फॉरबिडन एनर्जी गैप से, फॉरबिडन एनर्जी गैप से जो ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तो वो कितना, फॉरबिडन एनर्जी गैप से जो ऊर्जा लगानी पड़ेगी वो कितना लगानी पड़ेगी। यदि वह पदार्थ जर्मेनियम का है तो उसको लगानी पड़ेगी 0.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट। यदि वह सिलिकॉन का है तो वो उसको लगानी पड़ेगी 1.12 इलेक्ट्रिक वोल्ट। इतनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी तब ये जाके यहाँ से यहाँ आ पाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। कैसी, यदि वह सेमी कंडक्टर में है तब। ओके, तो ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। अब इसमें तापक्रम के ऊपर डिपेंड करता ही है अर्धचालक। इसकी जो बैलेंस बैंड होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 4 ही होता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, 4 ही होता है, आपको मैं कई बार बता रहा हूँ। और परम शून्य ताप पर कैसे कार्य करता है, यह एक कुचालक की तरह कार्य करेगा। रूम टेम्परेचर पर यह एक चालक की तरह कार्य करेगा। तो इसके बारे में मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब इसमें देखते हैं कि भाई तुम अर्धचालक हो, लेकिन हर पदार्थ को हम अर्धचालक नहीं मान लेंगे, उसके कुछ एक अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गुणधर्म होने चाहिए जिसको हम अर्धचालक स्वीकार करेंगे। तो अच्छे अर्धचालक होने का वहाँ पास क्या सबूत है, क्या गुणधर्म है। तो अच्छे अर्धचालक हम किसको मानेंगे, तो उसकी कुछ विशेषता होती है। तो विशेषता को हम देखते हैं कि भाई क्या तुम्हारी विशेषता है, तो तुमको हम अच्छे अर्धचालक मानेंगे। तो अच्छे अर्धचालक मानने के लिए हम उसको पहली विशेषता देखेंगे अच्छे अर्धचालक की, यहाँ पास देखेंगे विशेषता। तो अर्धचालक की क्या विशेषता, तो यहाँ पास यदि ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, घटता है। तो ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो उसको हम अर्धचालक मान लेंगे। तो ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो इसको हम कौन सा प्रतिरोध बोलेंगे, पॉजिटिव प्रतिरोध या
पॉजिटिव ताप गुणांक बोलेंगे या फिर नेगेटिव ताप गुणांक बोलेंगे। तो ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घट रहा है तो उसको हम नेगेटिव ऋणात्मक ताप गुणांक बोलते हैं। तो फिर इसका जो सेमीकंडक्टर होता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका जो प्रतिरोध होगा तो कितना होगा, तो इसकी जो प्रतिरोध यानी जो उसकी क्वालिटी होती है प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो वह जो प्रतिरोधकता है तो उसकी जो प्रतिरोधकता यदि 0.5 ओम मीटर से 0. ओम मीटर से आपकी यदि 10⁻⁴ ओम मीटर तक यदि किसी पदार्थ की क्या प्रतिरोधकता है तो वह एक क्या होगा, अर्धचालक होगा। वह क्या होगा, एक अर्धचालक होगा। तो इसकी यह यहाँ पास क्या है, खूबी है, यह विशेषता है। और जो अर्धचालक होता है तो अर्धचालक में यदि हम डोपिंग करते हैं, कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं तो उसमें जो चालकता का गुण है वह बढ़ना चाहिए। चालकता का गुण क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यह भी एक क्या है, अर्धचालक की विशेषता है। तो ये विशेषता इसमें होनी चाहिए। अब इसमें जो अर्धचालक होते हैं तो कुछ अर्धचालक का हम नाम लिखते हैं कि भाई कैसे अर्धचालक, कौन चीज़ को हम अर्धचालक बोलेंगे। तो यहाँ हम अर्धचालक किसको बोलेंगे, सिलिकॉन हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया, टेलुनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, बोरान हो गया, है ना। ये सब क्या है, अर्धचालक हैं। तो अर्धचालक हम किसको बोलेंगे, यहाँ पास सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टेलुनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, बोरान हो गया। तो ये सभी क्या है, अर्धचालक होते हैं। ये अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। अब अर्धचालक में भी ना एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। तो तत्व और यौगिक से आप यहाँ पास क्या समझेंगे, तो तत्व मतलब जो एक ही एलिमेंट होगा उसको हम तत्व बोलेंगे, और जो एक से अधिक एलिमेंट कंबाइन होके बना होगा उसको हम यौगिक बोलेंगे। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो मजाक के तौर पर ले रहे हैं, सीरियस नहीं रहे। तो यदि आप अकेले हैं तो आप क्या हैं, एक तत्व हैं। यदि आपकी शादी हो गई, आप दो हो गए, तो फिर आप यौगिक हो जाएंगे। तो तत्व क्या है, जो अकेले एलिमेंट होता है, और यौगिक क्या है, जो आप दो मिल के कोई एक बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, यौगिक होता है। तो यहाँ पास तत्व को देखते हैं और यौगिक की देखते हैं कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होता है। तत्व को देखेंगे और यहाँ यौगिक को देखेंगे, तत्व और यौगिक क्या है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये दोनों तत्व हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सेमीकंडक्टर है, इसीलिए इसका हम बार बार नाम ले रहे हैं। यौगिक किसको बोलेंगे हम, तो यहाँ पास हम बोलेंगे जर्मेनियम आर्सेनाइड को हम बोल देंगे, जर्मेनियम आर्सेनाइड को हम, तो यहाँ गैलियम आर्सेनाइड को बोल देंगे, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। ऐसे ही दो धातुओं को आप मिला के यौगिक को बना सकते हैं, यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको बता दें, इसमें वो जो एक हेडलाइन में आपकी होनी चाहिए, एक बिल्कुल बेहतरीन लाइन में होनी चाहिए, वो बात बता दें कि जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, लागू नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। चूँकि सेमीकंडक्टर एक कैसा है, आरेखी होता है,
नॉन लीनियर होता है, और जबकि ओम का नियम कहाँ लागू होता है, लीनियर में लागू होता है, रेखीय परिपथ में होता है, नॉन लीनियर में नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर जो होता है तो ओम का नियम, सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जैसे सेमीकंडक्टर होगा प्रकाश की तीव्रता या लाइट या ताप जैसे भी कुछ बढ़ाएंगे तो वो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से उसका प्रतिरोध घट जाएगा तो वह नॉन लीनियर हुआ। तो फिर यहाँ पास क्या कहेंगे कि वह ओम का नियम को फॉलो नहीं करता है। तो आज के लिए अभी तक आप बने रहें, इतना टाइम तक बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में लाते हैं आपको, इसी प्रकार से आप बने रहिएगा नए एनर्जी, नए ऊर्जा के साथ और नया कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ। आपको ज़रूर नया कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और डेली ही ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो और क्लासेस अवेलेबल प्रोवाइड फ्री में कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। आप अपनी पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें और अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने आपका ख्याल भी रखें। सो थैंक्स, बाय बाय।